वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्पेशल कैजुअल लीव। इनमें क्या विशेष आकस्मिक अवकाश के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पढ़ना है और डिसाइड करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, इट कैन बी गिवन फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल लीव स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके लिए स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। दूसरा है, इट कैन बी गिवन अप टू 30 डेज इन एन ईयर। ठीक है, उसके बाद है, इट कैन बी गिवन फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। उसके बाद डी है, इट कैन नॉट बी गिवन फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन में से ए में स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है, बी के केस में भी स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है, सी में भी इट कैन बी गिवन फॉर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट, इसके लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है, और डी में कहता है इट कैन नॉट बी गिवन फॉर कल्चरल एक्टिविटीज। तो देखिए कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कैन नॉट के कारण गलत हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड एज गुड्स एज पर JFR। समान वित्तीय नियमावली के अंतर्गत निम्न में से किसे वस्तु परिभाषित नहीं किया गया है। ये देखिए KVS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये JFR रूल 143 से रिलेटेड है। JFR रूल 143 बताता है कि कौन सा वस्तु गुड्स के अंतर्गत आएगा और कौन सा गुड्स के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे चार ऑप्शन है, व्हीकल, इंटेंजिबल प्रोडक्ट, बुक्स फॉर लाइब्रेरी एंड डी लाइव स्टॉक। यहाँ पर इंटेंजिबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप जान लीजिए। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स वैसे प्रोडक्ट को कहा जाता है जो कि वर्चुअल गुड होता है, जैसे कि कोई म्यूजिक है जिसे आप डाउनलोड करते हैं, वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट में आएगा। मोबाइल एप्लीकेशन इंटेंजिबल प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, और लाइव स्टॉक क्या होता है, जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वे लाइव स्टॉक के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे गुड्स के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा ये आपको बताना है। बुक्स फॉर लाइब्रेरी, यह गुड्स के अंतर्गत नहीं आता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपने हमारा JFR रूल 143 पर वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहता है, ए मेल चाइल्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड टू रिसीव मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट इन रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल टिल द एज ऑफ। यानी एक सरकारी कर्मचारी का पुरुष बच्चा किस आयु तक महिला अस्पताल में चिकित्सा उपस्थिति और उपचार प्राप्त कर सकता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है KVS 2018 में। यानी यह पुरुष बच्चा है और वह महिला अस्पताल में अपना जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकता है। तो कितने साल तक, 6 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 ईयर्स तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, जो भी इस बार UPSC प्रिंसिपल का एग्जामिनेशन 17 जुलाई को देने वाले हैं, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको 2500 प्लस MCQs प्रोवाइड कराएंगे। तो इस पैकेज में क्या क्या है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पर आपको इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ताकि आप क्वेश्चंस का आइडिया लगा पाएं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑफिस प्रोसीजर का थ्योरी प्लस MCQs आपको प्रोवाइड करवा देंगे। रीजनिंग मैथ्स का हम डिटेल सॉल्यूशन आपको देंगे। बाकी एजुकेशन पर थ्योरी एंड MCQs आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे ताकि टिल एग्जामिनेशन तक आपको हेल्प मिलता रहे। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको होता है तो हम आपको डाउट क्लियरिंग फैसिलिटीज भी देते हैं। तो इन सभी का फायदा उठाने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें और बहुत ही मिनिमम फी दे करके आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट। निम्न में से क्या वार्षिक वेतन वृद्धि के बारे में सही नहीं है। इफ इट इज withheld, the period is required to be, it should be drawn as a matter of course mentioned, it should be drawn as a matter of right, it can be withheld by following the required procedure। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन C जो है ना, इसमें कह रहा है कि इट शुड बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ राइट। देखिए यह मैटर ऑफ राइट आपका अधिकार नहीं है, सरकार चाहे तो इंक्रीमेंट को रोक भी सकती है। तो हमारे यहाँ पे C राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमिसिबल वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ ए पर्सन हैविंग इनकम चार्जेबल टू सैलरीज।
यानी वेतनभोगी कर्मचारी निम्न में से किस प्रकार अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं कर सकता है। तो किस तरीके से वो नहीं कर सकता है। पहला है फर्निशिंग रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर, तो इस तरीके से किया जा सकता है। बी में है फर्निशिंग रिटर्न इन पेपर फॉर्म टू हिज एम्प्लॉयर, ये भी एक तरीका है। उसके बाद है फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू इनकम टैक्स, ये भी सही है। डी में कहता है फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू सीपीसी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डी गलत हो जाता है। ठीक है, फर्निशिंग पेपर रिटर्न टू सीपीसी ऑफ इनकम टैक्स नहीं होगा। आप लोग सीपीसी का फुल फॉर्म अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। यहाँ पर सीपीसी का क्या वर्क होता है। द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर इज प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीपीसी। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है एन एम्प्लॉय इन रिसिप्ट ऑफ ए सैलरी 20,000 per month and allowances of 10,000 per month has been granted entertainment allowance of 6,000 per month. What amount will be exempted from income tax under entertainment allowance? यानी एक सरकारी कर्मचारी जिसका वेतन 20,000 प्रति माह है तथा मासिक भत्ते 10,000 प्रति माह है, कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता प्रति माह 6,000 दिया जाता है या दिया गया है। मनोरंजन भत्ते में से आयकर के तहत कितनी राशि की छूट मिलेगी। तो देखिए, ये पहले 4,000 रुपये था, लेकिन एट प्रेजेंट अभी ये 5,000 रुपीज़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज 24 आवर्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स इट। एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे सरकारी कर्मचारी है, इनमें से कौन सा उत्तम कथन है। ठीक है, पहला है गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय हिम इन ए पोस्ट वेयर ही इज टू गेट रिम्यूनरेशन फ्रॉम द फंड्स ऑफ ए बॉडी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। बी में है कॉन्सेप्ट इज मिस इंटरप्रेटेड इन एक्चुअल होल टाइम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट। सी देर इज नो सैंक्टिटी ऑफ ऑफिस टाइमिंग। डी है गवर्नमेंट मे नॉट रिक्वायर हिम टू एम्प्लॉय इन एनी मैनर। तो देखिए, एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे सरकारी कर्मचारी है जब तक कि गवर्नमेंट उसे डिस्पोज नहीं करती है, यानी उसे हटाती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है बी नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज जनरली नॉट इम्पोज्ड इवन इन द प्रूवन केस ऑफ, यानी निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोष होने पर भी बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन का दंड नहीं लगा जाता है। पहला है सबमिशन ऑफ फॉल्स SC/ST सर्टिफिकेट। बी है पोजीशन ऑफ एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू नो सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद है सी वायलेटिंग कंडक्ट रूल्स, यानी कि कंडक्ट रूल्स का वायलेशन किया गया है। रिगार्डिंग प्रायर परमिशन फॉर प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के पहले प्रायर परमिशन नहीं लिया गया है। उसके बाद डी है इलीगल ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दोष सिद्ध होने पर उसे सेवा से निष्कासन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर वायलेटिंग कंडक्ट रूल्स, यानी कंडक्ट रूल्स का वायलेशन किया है उसने। क्या वायलेशन किया है, तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के पहले प्रायर परमिशन नहीं लिया गया है। तो ऐसे केस में दोष सिद्ध होने पर भी सेवा से निष्कासन का दंड नहीं दिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिसिबल एज पर ट्रांसफर टीए रूल्स, यानी कि स्थानांतरण टीए नियमावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा है टीए फॉर फैमिली मेंबर एडेड आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। बी है रोड माइलेज फॉर जर्नी परफॉर्म बाय रोड। सी टीए फॉर सेल्फ। और डी है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स फ्रॉम रेसिडेंस एट ओल्ड स्टेशन टू रेसिडेंस एट न्यू स्टेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता है ए टीए फॉर फैमिली मेंबर एडेड आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद अगर कोई न्यू फैमिली मेंबर ऐड होता है तो उसके लिए टीए नियमावली के अनुसार टीए स्वीकार्य नहीं होगा, यानी कि अलग से टीए उसे नहीं मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इन केस ऑफ बिड्स फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ टू बिड सिस्टम हैज बीन एडॉप्टेड। यदि दो बोली प्रणाली को अपनाया गया है
तो परामर्शदात्री सेवाओं के लिए बोलियों के मामले में निम्न में कौन सा सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसको अच्छे से पढ़िए और इसको आंसर कीजिए। टेक्निकल बिड of only the lowest financial bidder should be opened. B है financial bid should be opened first. C है both the financial and technical bids should be opened together. और D है technical bid should be opened first. तो देखिए ऐसे केसेस में टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों को ओपन किया जाता है, लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को पहले देखा जाता है, जो फिट बैठता है फिर उसके फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाता है, यानी टेक्निकल बिड को पहले ओपन किया जाएगा। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टेक्निकल बिड शुड बी ओपन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपको ये स्पेशल पैकेज चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।